प्राप्त करो। जहाँ तक बात है, एक बच्चे ने कहा मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए। ठीक है भाई, तो देखो सेपरेट तुम्हें सिर्फ पेपर चाहिए तो 50+ प्रीवियस ईयर बुक है हम लोग की, उसमें पिछले 50 देखा जाए तो 50 अलग अलग, मतलब 50 पेपर हैं टोटल अलग अलग बैंक एग्जाम्स के, वो हो गया। आपको मेंस के लिए डेडिकेटेड बैच जो होता है वो आपका रिपीटर्स है, हर एक टॉपिक का कंप्लीट पोस्टमार्टम है ना। तो चीज़ें सब कुछ है, अपनी ज़रूरत के अनुसार आप ध्यान दीजिए। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आप लोगों की, अगर बात की जाए फाउंडेशन की 2023 के फाउंडेशन बैचेस की, तो मुझे जो लगता है वो 2023 में आपका आखिरी फाउंडेशन बैच का स्टार्ट आज से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है जी, ऑल सेट, ऑल डन ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब पूरे जोश और उत्साह में इस बैच के आगाज का हिस्सा बनेंगे। ठीक है जी, हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि आप सब पूरे जोश और जुनून में इस बैच के आगाज का हिस्सा बनेंगे। मुझे जो लगता है वो 2023 में आपका आखिरी फाउंडेशन बैच का स्टार्ट डन ना। चलिए ठीक है दोस्तों, बस कुछ सेकंड के बाद हमारे टेक्निकल महागुरु जी डिंसन सर अच्छा ये पहली स्लाइड कैसी लग रही है बताना जरा। अब बहुत मन से इसको बनाया मैंने आप सबका हार्दिक स्वागत करने के लिए, है ना। हाँ, बहुत मन से बनाया। कैसी लग रही है पहली स्लाइड? देखो हट जाए, थोड़ा सा देख लिया जाए, अच्छा लग रहा है ना। चलो जी तो ठीक है, अब हाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। देखो आज की जो पहली क्लास है, इसमें एक तरीके से प्रॉपर एक रोड मैप तैयार होगा कि आगे जिस सफ़र पे हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका रास्ता किस तरीके से होने वाला है। आज पूरा का पूरा डिस्कशन इसी एक चीज़ पे होने वाला है। और वो तमाम बच्चे जो फ्रेशर हैं, जो 2023 टारगेट कर रहे हैं, है ना, जो 2023 का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, उनको किस तरीके से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहिए, कौन कौन सी वो बातें हैं जिनकी वजह से लास्ट मोमेंट तक बच्चों को ये दिक्कत रहती है, बहुत ध्यान से समझना। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक बच्चा एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक ये कहता रहता है कि सर मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इस पे भी आज हम विचार करेंगे कि जिन बच्चों ने वो गलतियां की, उससे एक सबक लेते हुए आप वो गलती ना करें कि एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले तक आप ये बोले कि सर कैलकुलेशन में स्पीड नहीं आ रही, सर मैथ में टोटल अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे। इन सारी भी चीज़ों पे आज पूरा का पूरा डिस्कशन होने वाला है, इसलिए आप सबसे गुजारिश रहेगी हर एक बैच की एक बात ध्यान रखें, हर एक बैच की जो पहली क्लास होती है वही कहीं ना कहीं पूरा दिशा निर्देश तय करती है। तो पहली क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखो हर क्लास में हम लोग इंडिविजुअल टॉपिक वाइज चर्चा करते हैं। अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास 2 दिख रही है तो वहां पे आपको सवाल जवाब मिलेंगे। आपको जो एक होता है ना कि गुरुजी कैसे करें, उस चीज का पूरा जवाब आपको इस क्लास में मिलने वाला है। ठीक है जी, चलिए। तो हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनमें ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर है ना, ज्यादातर बच्चे फ्रेशर। एक बार कमेंट बॉक्स में बताया जाए ऐसे कितने छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि संख्या बहुत है आप लोग की जो, हाँ मुझे जो दिख रही है। फिलहाल ऐसे कितने छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पहली दफा बैंकिंग की तैयारी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? तो मुझे मेजॉरिटी जो दिख रहे हैं, हाँ मेजॉरिटी जो दिख रहे हैं वो वही है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, जितने बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तुम्हारे सामने सालों का एक एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि वो गलतियां मत करना जिसकी वजह से मैंने कहा ना कि एग्जाम के 3 दिन पहले 2 दिन पहले ये कि सर स्पीड नहीं आ रही है, सर स्कोर नहीं बढ़ रहा मॉक में। आप अपने आप को इस लेवल पे तैयार करें, इस तरीके से अपने आप को तैयार करना है कि एग्जाम के 20 दिन पहले आपको पता चले अगर 70 नंबर कट ऑफ है तो तुम्हारा स्कोर 90 80 90 80 90 ऐसे टच कर रहा हो। उस लेवल पे हम अपने आप को तैयार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, अब बहुत ध्यान से देखें, चूंकि हमारे साथ मेजॉरिटी फ्रेशर हैं, उनको कुछ छोटी छोटी बातें बताना जरूरी है कि इस पर्टिकुलर बैच के माध्यम से हम कौन कौन से एग्जाम्स को टारगेट करेंगे, या फिर इस बैच के माध्यम मात्र से नहीं, या फिर आपका टारगेट कौन कौन सा एग्जाम होगा इस 2023 में। इस बात पे यहां पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आपके सामने पूरा साल बचा हुआ, अभी 3 महीने लगभग खत्म हुए, हाल तीसरा महीना भी खत्म होने वाला, आपके पास आने वाले 9 महीने। आपको पता है ना बैंकिंग की पूरी, मतलब बैंकिंग का जो सिलेबस है वो सिलेबस इस तरीके से है कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट 6 महीने में अपने आप को इतना परिपक्व कर सकता है
कि कोई भी बैंक एग्जाम उसके सामने ना टिके। 6 महीने टाइम बता रहे, बहुत ज्यादा। 4 से 5 महीने में आप उस कंडीशन में आ जाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, कोई भी बैंक है। ये इस तरीके से हमारा सिलेबस है। तो आपके सामने सारी संभावनाएं पूरी की पूरी है। 2023 में अगर देखा जाए तो अब तक सिर्फ एक एग्जाम हुआ है। कौन सा एग्जाम भाई, एक बार बताएं आप सब लोग। तो 2023 में अभी एकमात्र बैंक एग्जाम हुआ है जिसकी मेंस परीक्षा अभी समाप्त हुई है, और वो भी रेगुलर एग्जाम नहीं है। वो रेगुलर एग्जाम नहीं है, उसका एक नोटिफिकेशन 2019 में आया था, और इस बार वो आपको देखो बैंकिंग और इंश्योरेंस में, बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में खास बात पता है क्या है? कुछ तो आपके रेगुलर एग्जाम होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। कुछ तो होते हैं रेगुलर एग्जाम जो कि सारे के सारे एस्पिरेंट इसी पे उनका फोकस रहता है कि भाई चलो अगस्त में एग्जाम होगा, है नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा। तो कुछ तो रेगुलर एग्जाम होते हैं। और अगर जो बच्चे सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम पे फोकस्ड है, भाई चलो ठीक है दिसंबर में एग्जाम होगा, कुछ दिन और मौज मना लेते हैं, उनके साथ नुकसान बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो आपके रेगुलर एग्जाम होते हैं, इसके अलावा भी जो आपके ओकेजनल एग्जाम, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कभी कभी ओकेजनल ही लिख देते हैं, ठीक है भाई, ओकेजनल जो एग्जाम्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं मेरे दोस्तों, जिनके रेगुलर, जिनका कैलेंडर नहीं जारी होता, जिनका कि किसी साल के स्टार्ट में कोई कैलेंडर नहीं जारी होता कि भाई ठीक है। जैसे आईबीपीएस क्या करता है, कैलेंडर रिलीज कर देता है आपका जनवरी में। 2023 का भी कैलेंडर रिलीज हो चुका है। तो आईबीपीएस तो कैलेंडर रिलीज कर देता है, इससे क्या कि दिमाग में एक माइंडसेट बन गया एक बैंकिंग एस्पिरेंट की, हाँ भाई इस टाइम पे हमारा एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग वो लेकर के अपनी तैयारी चलता है। और जो ऐसे छात्र जो अपना शुरू से है ना, कहते हैं कि शांति के समय इतना पसीना बहाओ कि युद्ध के समय खून ना बहाना पड़े। शांति के समय इतना पसीना बहाओ कि युद्ध के समय खून ना बहाना पड़े। इस लाइन को जो फील करके चलते हैं, इस लाइन को जो फील करके चलते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन मुकाम हासिल करते हैं। वो ये बात ध्यान रखिएगा। तो होता क्या है कि इस पर्टिकुलर, देखो बहुत ध्यान से समझना। तो अभी मैंने सबसे पहले जो बोला कि भाई कौन सा एग्जाम अभी हुआ है, मैंने अभी बोला आपसे कौन सा एग्जाम अभी हुआ है, तो वो एग्जाम कौन सा है, LIC का। ठीक है, LIC का एग्जाम हो चुका है। बाकी सारे के सारे एग्जाम अभी आपके बचे हुए हैं। रेगुलर एग्जाम्स कौन से दोस्तों, जो 6 फिक्स हैं आपके। आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया, उसके अनुसार आईबीपीएस, ठीक है जी, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम होगा, आईबीपीएस पीओ का, ठीक है, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम, आईबीपीएस का ही जो ग्रामीण बैंक का होता है, रूरल बैंक, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क हो गया। इसके साथ साथ दोस्तों आईबीपीएस का ही आरआरबी पीओ। तो ये तो आपके 4 हो गए आईबीपीएस के एग्जाम। 2 आप सबका बड़ा पसंदीदा एसबीआई के भाई, एसबीआई क्लर्क, इसके साथ साथ एसबीआई पीओ। ये वो है जो कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है। ये वो एग्जाम्स है जो कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है। अभी कुछ बच्चे कहते हैं आईबीपीएस एसओ भी लिख दीजिए, तो आईबीपीएस एसओ में स्पेशलिस्ट ऑफिसर, कुछ अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डिमांड होती है ना। ये है वो जो कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चा, कोई परसेंटेज की डिमांड नहीं, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं। आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, आप अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के दम पे इनमें से कोई भी एक जॉब हासिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आप बहुत लापरवाह रहे, बहुत बड़े गधे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई मतलब नहीं। इनको पता है कि अब भाई जब जागो तभी सवेरा, उस सिद्धांत पे विश्वास करते हैं हमारे बैंकिंग वाले। जब जागो तभी सवेरा। तुमने बीकॉम 5 साल में की, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएससी तुम 8 साल में क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ग्रेजुएट हो ना, बस इससे मतलब है। 5 बार तुम्हारी बैक आई, 4 बार ईयर बैक आई, बहुत बड़े गधे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको ये चाहिए कि तुम उस 6 महीने में अपने आप को इतना परिपक्व कर लो कि इनकी जो शर्तें हैं उसको फुलफिल करने में तुम सक्षम रहो। बस जब जागो तभी सवेरा, ये समझ लो। तुम्हारा इतिहास क्या रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने आप को झोंक दो 6 महीने के लिए, बस अपने आप को सिर्फ 6 महीने के लिए झोंक दो, बस इतनी की जरूरत है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो 6 आपके रेगुलर एग्जाम होते हैं। तो 2023 में जो हमने कहा ना टारगेटेड एग्जाम्स कौन से रहेंगे, हम इस बैच के माध्यम से इन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी मेहनत के दम पे इन सबको कवर करने की कोशिश करिएगा। हम इस बैच के माध्यम से उस लेवल पे अपने आपको उस लेवल पे मतलब आप लोगों को उस लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आपके जो भी ये रेगुलर एग्जाम्स हुए, इसके साथ साथ अभी यहाँ पे भी आ रहे हैं, इन सारे एग्जाम्स को आप लोग कवर करें। ठीक है जी। इसके अलावा जो ओकेजनल जैसे हमने लिखा, तो आपने देखा कि दोस्तों LIC अभी आपका LIC AA का एग्जाम हुआ। ठीक है,
LIC का एग्जाम मेंस हो चुका है। इसके साथ साथ देखो तो LIC का ही असिस्टेंट एग्जाम होता है, और एक नोटिफिकेशन जो तुरंत के तुरंत, एक नोटिफिकेशन जो किसी भी टाइम गिर सकता है। बताओ कौन सा एग्जाम है वो? हाँ, एक ऐसे नोटिफिकेशन का हम सब लोग वेट कर रहे हैं जो किसी भी टाइम पे आ सकता है। तो वो एग्जाम कौन सा है? बिल्कुल सही बात भाई, बहुत बड़े जानकार, मतलब है ना, अवेयर हैं आप लोग। तो RBI असिस्टेंट का जो एग्जाम है दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन किसी भी टाइम आ सकता है, ठीक है ना, किसी भी टाइम इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। इसके अलावा जो हमारा टारगेट होता है दोस्तों RBI ग्रेड भी, हालांकि ये अपना थोड़ा सा बाकी जो बैंक एग्जाम्स होते हैं उनसे थोड़ा अलग होता है भाई। ये परसेंटेज की डिमांड वगैरह भी करता है, और इनके सिलेक्शन का प्रोसीजर भी, एग्जाम पैटर्न भी इनका थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लगा दिया। इसके अलावा इंश्योरेंस के दोस्तों कब तमाम एग्जाम होते हैं, जैसे ESIC, लास्ट ईयर ESIC का पेपर आपने देखा होगा है भाई, UDC वगैरह ESIC के पेपर होते हैं, ESIC के हो गए। इसके अलावा हमारी एक संस्थान है NIACL दोस्तों, इसके भी AA असिस्टेंट इस तरीके के एग्जाम होते हैं। इसके अलावा बड़ी प्रतिष्ठित संस्थान है दोस्तों EPFO, ठीक है। EPFO का एग्जाम अभी UPSC कंडक्ट करवाता है, UPFO को नोटिफिकेशन आया हुआ है, देख लेना उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है। EPFO का नोटिफिकेशन इस समय आपके सामने है, ठीक है जी। तो ऐसे ही बहुत सारे ओकेजनल, मतलब कि किसी भी टाइम आ सकते हैं, इनका कोई कैलेंडर नहीं रिलीज होता, इनका कोई एग्जाम फिक्स नहीं होता कि इस महीने इनका एग्जाम होने वाला। आ रही बात समझ में? तो हम इस एग्जाम, टारगेटेड एग्जाम से, ये एग्जाम की एक झलक दिखाने से मेरा एकमात्र उद्देश्य था आपका कि कभी भी IBPS ने अगर कैलेंडर रिलीज कर दिया और आपको ये बता दिया भाई चलो हम ये एग्जाम, ये परीक्षा दिसंबर में लेंगे, तो आपके दिमाग में कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास चलो बहुत टाइम है। अभी भी कभी भी सबसे बड़ा खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ता है मेरे दोस्तों, जिनके दिमाग में ये होता है कि हमारे पास बहुत टाइम है। टाइम तो आपके पास है ही नहीं, रत्ती भर भी टाइम तो आपके पास है ही नहीं। किस चीज का वेट कर रहे हैं आप कि नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से तैयारी शुरू करेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपके दिमाग में रत्ती भर भी, दिमाग के किसी कोने में अगर ये है कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो यकीन मानिए आप अपने फेल होने का जुगाड़ पहले ही बना रहे हो, आप अपने लिए गड्ढा पहले ही खोद रहे हो। आप एक सिंपल सी बात बताइए मुझे कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आपका घर है सपोज, ठीक है, आपका घर है, घर के लिए आपने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी है, पानी वानी की सुविधा आपने कर रखी है, इमरजेंसी दुर्घटना के लिए, मतलब इमरजेंसी मान लो कोई होती है कहीं किसी जगह पे, मान लो आपको पता है कि अगर आग, कमरे में मेरे आग लग गई तो इसको हमको कैसे बचाना है, आग लग गई तो कैसे बचाना, पानी वानी का अपना बंदोबस्त सब कुछ दुरुस्त की हो। अब अगर सोचो कि घर में आग लग जाए तब क्या आप पानी का बंदोबस्त कर पाओगे? मतलब अगर कमरे में आग लग जाए, आग लग गई, तब क्या वो पानी का इंतजाम ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे, या आप पहले से ही प्रिपेयर हो कि हाँ भाई ठीक है आग लगेगी तो हम ये काम पहले से कर लेंगे? आ रही बात समझ में ना? तो नोटिफिकेशन का मतलब कि चिंगारी लग गई, अब नोटिफिकेशन का मतलब चिंगारी लग गई, अब आपको क्या करना भाई? अब तो सिर्फ पॉलिश करना है। आपका 100% दिमाग भी नहीं वर्क कर रहा होगा उस टाइम पे कि चलो शुरू से शुरू करते हैं। शांत मन उन्हीं का रहता है, बहुत ध्यान से समझना। नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत शांत मन से पढ़ाई करने वाले छात्र जानते हो कौन से होते हैं? जो ऑलरेडी अच्छा खासा घिस चुके हैं, जो अच्छा खासा घिस चुके हैं, जो शुरू से लगे हुए हैं ना, नोटिफिकेशन आने के बाद उनके मन में उत्साह होता है कि चलो अब बढ़िया से मॉक पे ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। और ऐसे छात्र जो नोटिफिकेशन आने के बाद पन्ना उठाते हैं, किताब का पेपर पर पन्ना पलटते हैं, फेल होने के जुगाड़ पहले ही कर लेते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ ले, ये वो परीक्षाएं हैं दोस्तों जिनको इस साल आपको देना है। ये ओकेजनल है, इसमें से जरूरी नहीं कि सारे के सारे आपको मिले, ये आपके रेगुलर एग्जाम है, ये आपके होने। तो हमारी जो तैयारी होगी वो इन सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए होगी। इतनी बात समझ पाए? थम्स अप करके बताया जाए। इतनी बात समझ पाए कि हम इस बैच में जो पढ़ेंगे, वो क्या क्या कवर कर रहा होगा? वो इन सारी परीक्षाओं को कवर कर रहा होगा, चाहे हम बात करें क्वांट की, चाहे बात करें इंग्लिश की, चाहे बात करें रीजनिंग की। इतनी परीक्षाएं हैं आपके सामने, ठीक है। सिलेबस ध्यान रहे दोस्तों, सिलेबस लगभग सबका सेम होता है, ठीक है भाई, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है सबका। फिर गुरुजी बदलता क्या है? बदलता है बेटा, बदलता है सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्टी लेवल, ठीक है ना।
डिफिकल्टी लेवल बदलता है, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न वगैरह भी बदलता है। अब आइए देखेंगे कि वास्तव में जो हमारी बैंकिंग की परीक्षाएं होती हैं, ठीक है जी, हाँ बहुत सारी चीजें हैं। अर्थमेटिक से डर लगता है, डीआई से भी डर लगता है, डीआई से भी शायद, डीआई से पाला नहीं पढ़ा लग रहा है। ऐसे फ्रेशर जो कह रहे हैं अर्थमेटिक से डर लग रहा है, सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, है सिर्फ सुनी सुनाई बातें। 50 बच्चों ने कह दिया अर्थमेटिक बहुत खतरनाक है, मान गए अर्थमेटिक है। डीआई से भी लग रहा है पाला नहीं पढ़ा। नहीं, वो प्रीलिम्स वाली डीआई की बात नहीं कर रहे बेटा। आप एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस का सिलेबस देखोगे ना, तो उन्होंने सिलेबस में क्वांट की जगह पे क्वांट नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यानी वो पूरी की पूरी परीक्षाएं वो डीआई पे ही लेते हैं। तो मसला ये नहीं कि इससे डर लगता है उससे डर लगता है, कोई डरने वाली कोई बात ही नहीं है, डरने वाली कोई बात ही नहीं भाई। हम हर उस चीज से डरते हैं जिससे अनभिज्ञ रहते हैं, हर उस चीज से डरते हैं जिससे अनभिज्ञ रहते हैं, जिसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं। हम भूत से डरते हैं, हम एलियन से डरते हैं, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट आइडिया है ही नहीं। जिसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं तुम डरते हो उसी से हो, ये सृष्टि का नियम है। भूत का नाम सुन के हालत खराब कैसे? भूत के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं, किसी ने बता दिया कि भूत जो है उसकी बड़ी चोटी होती है, किसी ने बता दिया भूत के पैर उल्टे होते हैं, एग्जैक्ट तो पता नहीं है। किसी ने साइंटिफिकली पूरा बता दिया देखो ये है भूत, किसी दिन बकायदे तुमसे मुलाकात हो गई, ये है भूत, सारी चीजें उसके बारे में पता हो, तब क्या उसका खौफ खत्म हो जाए? है एलियन से बड़ा डर लगता है। एलियन क्या होता है भाई? अरे वो बड़ी बड़ी आंखें होती है, हरे कलर का होता है। तो जिसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, हम डरते तो उसी से है ना। जिस चीज के बारे में एग्जैक्ट आइडिया लग गया भाई ये ऐसा ऐसा है, डर खत्म, खौफ खत्म। वही आपके साथ हो रहा है। अर्थमेटिक से डर इसलिए लगता है क्योंकि अर्थमेटिक के बारे में एग्जैक्ट कभी सुना नहीं, कभी पता नहीं, इसलिए अर्थमेटिक से डर लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे दोस्तों एग्जाम पैटर्न्स की, ठीक है भाई। तो हमने देखा कि जो हमारे बैंकिंग और एग्जाम्स के बारे में आइडिया लग गया। अब जरा देखते हैं कि जो हमारे जितने भी एग्जाम्स हैं उनको थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं। देखो हमारी जो परीक्षाएं होती है ना, वो 2 कैटेगरी में होती है। एक तो होती है हमारी क्लरिकल लेवल, या फिर हम कह सकते हैं असिस्टेंट लेवल की परीक्षा, ठीक है जी। क्लरिकल लेवल कहिए या फिर इसको असिस्टेंट लेवल के, मतलब सारी की सारी परीक्षाओं की बात कर रहे हैं जितनी अभी आपके सामने मैंने लिखा है। तो ये हो गया एक तो क्लर्क और असिस्टेंट लेवल एग्जाम, ठीक है जी। और दूसरा होता है हमारा ऑफिसर लेवल का एग्जाम, यानी पीओ कह लो दोस्तों, एओ कह लो, ठीक है, डबल एओ कह लो, एसओ कह लो, ये हमारे ऑफिसर लेवल के एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार की हमारी परीक्षाएं होती हैं, बहुत ध्यान से सुनते चलना। हाँ बेटा मैथ बहुत वीक है, हमको पता है मैथ बहुत वीक है। मैथ के साथ समस्या है, जिसको आती सब आती, जिसको नहीं आता फिर कुछ नहीं आता, फिर 2 गुणे 5 भी बराबर साथ ही लिखता है आदमी। तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी भगवान हमको दिए हैं, आप लोग का मोहब्बत से, आप लोग के प्यार से सुधारने की जिम्मेदारी दी है। तो 5-7 साल से मतलब सुधार भी रहे, बहुत लोग सुधर के नौकरी कर रहे हैं। तो जो बोलेंगे इसे मानते रहे ना, तुम्हारी भी सुधर जाएगी, तुम भी आराम से इसी साल के अंत तक बढ़िया नौकरी कर रहे होगे, ठीक है। अब चलो बहुत ध्यान से देखते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि हमारी जो परीक्षाएं होती हैं वो 2 अलग अलग लेवल पे होती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि पहला जो स्टेज होता है उसको जरा ध्यान से समझें। इन दोनों ही परीक्षाओं की जो खास बात होती है ना, उसमें हमारा सबसे पहले इनके चरण देखो क्या क्या होता है, कितने स्टेज होते हैं। स्टेज 1 जो होता है दोस्तों दोनों ही परीक्षाओं का या सभी परीक्षाओं का कह लो, क्वालिफाइंग होता है, ठीक है भाई। क्या होता है? क्वालिफाइंग, मतलब एक फिल्टर लगता है। पहला स्टेज जो होता है एक फिल्टर लगता है। भाई फॉर्म लाखों पढ़ते हैं, तैयारी तो लाखों लोग करते हैं, सीरियस कितने लोग होते हैं? बैंक इस चीज को जानना चाहता है, हम लोग भी जानते, हम लोग को तो बहुत अच्छे से अनुभव हो ही गया इस चीज का। तो बैंक भी जानना चाहता है भाई इतने लाख फॉर्म पड़े हैं तो इसमें सीरियस कितने हैं, कितने हैं जो अपने कैरियर के लिए दृढ़ संकल्प हैं, और कितने हैं जो सामाजिक दबाव में तैयारी कर रहे हैं। बैंक भी जानना चाहता है कितने हैं जो सामाजिक दबाव में तैयारी कर रहे हैं कि शर्मा जी का लड़का अगर पीओ बन गया है तो कुछ भी हो, हमको चाहे मैथ आए चाहे ना आए, चाहे कुछ भी हो, हमारा मन लगे ना लगे, करेंगे तो हम बैंक की तैयारी करेंगे। ऐसे कितने हैं? तो ये सारी की सारी चीजें चेक करने के लिए बैंक क्या है कि एक पहला फिल्टर लगाता है, और वो फिल्टर जो लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीलिम्स की परीक्षा बोलते हैं। तो दोनों जगह पे होती है दोस्तों प्रीलिम्स की परीक्षा। ज्यादातर जो एग्जाम होते हैं उसमें 100 नंबर का ही ये प्रीलिम्स का होता है। तो यहाँ पे मार्क्स नहीं लिखते क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं में, मेंस में तो बहुत डाइवर्जन हो जाएगा, तो मार्क्स नहीं लिखते। अब ये देखो कि पहला स्टेज जो होता है प्री का होता है, ठीक है जी।
और क्वांट जो है वो 35 की पूछी जाती है, 35 सवाल होते हैं। रीजनिंग जो है वो 35 की पूछी जाती है और इंग्लिश जो है वो 30 की पूछी जाती है। फिर बारी आती है दोस्तों स्टेज 2, ठीक है। तो जो आपका सेकेंड स्टेज होता है, इसके नंबर भाई इस यहीं से डिसाइड होता है, जो आपकी मुख्य परीक्षा होती है, ठीक है जी। अब यहाँ जो फिल्टर्ड बच्चे आए उनमें फिर देखा जा रहा है कि कौन बैंक के लायक है, समझ गए ना। प्रीलिम्स हो गया, फिल्टर लगा दिया, सीरियस बच्चे मिल गए भाई, इतने सीरियस कैंडिडेट हैं, और इन सीरियस कैंडिडेट में अब हमारी रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल कर रहा है। अब आई बात समझ में। अब आपकी यहाँ पे नॉलेज चेक होगी, अब यहाँ पे आपकी नॉलेज चेक होगी मुख्य परीक्षा में आकर के, हर एक सब्जेक्ट में कितना आप जानते हैं। पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस वगैरह की जो परीक्षा होती है उसका अलग अंदाज होता है कि आप प्रेशर कितना झेल सकते हैं, है। यहाँ पे आपका टेस्ट होगा भाई, ठीक है, आप कितने ज्ञानी हैं, उनकी क्लर्क में जितनी रिक्वायरमेंट है उतने की जरूरत आपसे टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस जैसी परीक्षाओं में वो ये देखते हैं कि भाई ठीक है आप कितना प्रेशर झेल सकते हो, है। 15-15 मिनट पता लगा मैथ में एक भी सवाल हिल ही नहीं रहे, आपको 40 मिनट का टाइम दिया गया, 40 मिनट का टाइम दिया गया, 45 मिनट का टाइम दिया गया, पता लगा 20 मिनट बैठो एक भी सवाल नहीं हिल रहा। आता है आगे आपको आने वाले, हो सकता है अगला सवाल आपको आ रहा हो, लेकिन वही है कितना आप प्रेशर झेल सकते हैं और प्रेशर में आपका दिमाग कैसा वर्क करता है, वो टेस्ट होता है आपका इस जगह पे जो मुख्य परीक्षा होती है। इसके बाद स्टेज 3 जो होता है दोस्तों, थर्ड स्टेज, वो यहाँ पे कोई थर्ड स्टेज जैसा नहीं होता, एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आरआरबी की परीक्षा में होता है, आरबीआई की भी परीक्षा में होता है, और यहाँ पे जो होता है दोस्तों वो आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, इंटरव्यू। एक और बात, जो हमारा ये एओपीयू लेवल का होता है, इसी में मेंस के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एग्जाम पैटर्न, आगे बात समझ में, ये होता है एग्जाम पैटर्न। इस तरीके से जितने भी एग्जाम आपने यहाँ पे देखे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम, इन सारे एग्जाम्स को हम मतलब सारे के सारे एग्जाम इस अलग अलग अंदाज में कंडक्ट कराए जाते हैं। 2 परीक्षाएं, मैंने 2 अलग अलग डिफिकल्टी लेवल की परीक्षाएं होती हैं, ठीक है जी। आगे बात समझ में। डेली आप इस टाइम पे क्लास लोगे नहीं, डेली जो क्लास की टाइमिंग है वो 2 to 3:30 है, 2 से 3:30। जो डेली क्लास की टाइम है वो है 2 से 3:30। इतनी बात सबको समझ आ गई ना भाई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो मेरे साथ बहुत सारे फ्रेशर बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए, हवाई वाली बात नहीं कि पिंटू भैया बोले थे कि जो है इसमें ये होता है उसमें होता है, जानकारी होनी चाहिए हर चीज़ की, इसलिए आपको ये बेसिक चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताते चल रहे हैं। अब ये बात आ गई भाई, ये एग्जाम पैटर्न अगर है तो हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट किस किस जगह पे पढ़ना पड़ता है, ठीक है जी। अब बहुत ध्यान से देखो, जितनी भी हमारी प्रीलिम्स की परीक्षाएं होती हैं, इन प्रीलिम्स की परीक्षाओं में हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है दोस्तों, और आप सभी जानते हैं वो 3 सब्जेक्ट आप सबके प्यारे सब्जेक्ट हैं। ये कौन कौन सा, एक तो क्वांट, ठीक है, फिर आ गया आपका रीजनिंग, ठीक है, और हो गया आपका इंग्लिश। यहाँ पे एक और चीज नोट करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन में क्या है, आरआरबी की जो परीक्षाएं होती हैं, आरआरबी की परीक्षाएं, उसमें उसके प्रीलिम्स में मात्र क्वांट और रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है। तो जो आरआरबी की परीक्षाएं होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांट में, प्रीलिम्स में क्वांट और रीजनिंग पूछी जाती है, यहाँ पे इंग्लिश वगैरह नहीं होती पहले स्टेज में, ठीक है। 45 मिनट होते हैं, 80 सवाल होता है, ठीक है। ये बात रही प्रीलिम्स की, और इसके साथ साथ अब हम लोग देख लेते हैं, अरे यार कट गया सब, चलो फिर से, ठीक है। तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, कौन कौन सा, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है। और यहां पे लिख लेना एक्सेप्ट आरआरबी एग्जाम। यहां पे प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ क्वांट और रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है जी। अब इसके बाद बारी आती है मेंस की परीक्षा। तो जितनी भी हमारी बैंकिंग इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं उनमें मेंस में एक सब्जेक्ट एडिशनल आ जाता है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब इसी रीजनिंग के साथ कंप्यूटर भी ऐड कर लिया जाता है, और अलग से एक चौथा सब्जेक्ट जो आता है दोस्तों वो होता है हमारा जीए। तो हमें बेसिकली इन सब्जेक्ट पे अपनी कमांड साबित करनी है, ठीक है जी, इन सब्जेक्ट पे अपनी बिल्कुल कमांड बनानी है। अब इन सारे सब्जेक्ट में
एक सब्जेक्ट ऐसा हुआ आपका जो कि एक तरीके की सब्जेक्ट नहीं, एक तरीके की सिर्फ और सिर्फ स्किल होती है। एक तरीके से कोई आपका है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं आप, क्रिकेट खेलना एक स्किल है? डांस करते हैं, डांस करना एक स्किल है। ऐसे ही क्वांट आपकी एक स्किल होती है। और जाहिर सी बात है, स्किल योग्यता मतलब जो जिस चीज में आप, जो आपकी एक तरीके से हॉबी कह लो इसकी, या फिर स्किल मतलब योग्यता समझ लो इसे, कि कोई भी स्किल जो होती है ना दोस्तों, कोई भी स्किल, वो उसके लिए किताबी ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है आपकी प्रैक्टिस। आप कोई भी नॉर्मल इंसान अगर संगीत सीखने जाता है, इन बातों को बहुत गंभीरता से समझिएगा। कोई भी एक कैंडिडेट, कोई भी एक इंसान संगीत सीखने जाता है, उसके गुरुजी ने उसको सारे सुर लय ताल बता दिए कि ऐसे ऐसे होता है, 15 दिन में सारी उसकी कोर्स उसका कंप्लीट हो गया, तो क्या एक वो बहुत बेहतर सिंगर बन जाएगा? इसकी कोई गारंटी है? गारंटी है इसकी? बहुत एक्सपर्ट म्यूजिशियन से मान लो सीख रहा है वो, बहुत बड़े सिंगर से, बहुत बड़े गुरुजी हैं, बहुत अच्छे सिंगर थे वो। अब वो आदमी उनसे जा करके 15 दिन 20 दिन बढ़िया से सीखा, संगीत में जितने नियम कानून होते हैं गुरुजी ने उसको सब बता दिया, फिर भी क्या उसकी कितनी संभावना है कि वो बहुत स्किल्ड सिंगर बन जाएगा? बनने के लिए एक महत्वपूर्ण बात होती है, बहुत बेहतरीन सिंगर अगर उसको बनना है तो उसको करना क्या पड़ेगा? उसको अथक मेहनत करनी पड़ेगी, अथक परिश्रम करना पड़ेगा, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सारी बात आकर के गिर गई किस पे? कि अगर आप क्वांट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपको किताबी ज्ञान से ज्यादा आवश्यक यह होगा कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। 5 × 2 + 3 13 होता है, बस यही है आपकी क्वांट और कुछ नहीं। लेकिन वो चीजें आपकी हैबिट में तभी बेहतर रहेंगी, तभी आप जल्दी से कर पाओगे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे। कुछ भी छोड़ दिया, कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, सर आपका न्यू बैच कब से शुरू होगा? कशिश आज से ही शुरू हो रहा है बेटा, इंट्रोडक्शन क्लास है, अभी से शुरू हो रहा है। बिल्डिंग के नीचे खड़े हो के बिल्डिंग का पता पूछ रहे हो यार, तुम वही बात करते हो। हाँ, अभी अब उसी शुरू वाले में खड़े हो तुम, ठीक है जी। तो क्वांट में ये समझ आ गया कि हमें प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा विचार करना है। अब आइए जी, ये देखते हैं हम लोग कि जो हमारी बैंकिंग की क्वांट है, बैंकिंग की क्वांट, उसको किस तरह से तैयार किया जाए। तो घूम फिर के आगे हम लोग अपने टॉपिक पे, इतना अभी तक की जो जर्नी थी उसमें हमने कौन कौन से पॉइंट सीखे, हमने देखा भाई कि सीखे क्या, हमने जाना ये कि कौन कौन से एग्जाम्स हमें टारगेट करने हैं, बैंकिंग एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अब उन सब्जेक्ट में जो आपकी क्लास है वो है क्वांट, तो आइए अब क्वांट से स्टार्ट करते हैं। अगला जो पॉइंट होता है दोस्तों कि वो ये कि हाउ टू प्रिपेयर क्वांट, किस तरीके से हमें अपनी क्वांट को प्रिपेयर करना चाहिए। अब बहुत गंभीरता से समझिएगा, कभी भी 2-3 बातें हैं। जैसे क्या होता है कि एक बात तो आपको समझ आ गई भाई कि प्रैक्टिस 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 खूब करना है। मसला जानते हो समस्या कहां से आती है? ऐसे लोग जो खुद को, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, ऐसे छात्र जो खुद को एकदम मूर्ख मान लिए, ठीक, दो कैटेगरी के छात्र होते हैं देखो, या तो एकदम नितांत मूर्ख होंगे या तो एकदम एक्सपर्ट होंगे, ठीक। इन दोनों लोगों का भला होता है, दोनों लोग का कल्याण हो जाएगा। एकदम नितांत मूर्ख, एकदम नील, जीरो, गधा, कुछ नहीं पता, ये भी बहुत बेहतर सीखते हैं, ठीक है। एक जो एक्सपर्ट होता है वो तो एक्सपर्ट है ही है, उसको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। समस्या ऐसे छात्रों की होती है ना, समस्या उनके साथ सबसे ज्यादा होती है जो खुद को मूर्ख मानने के लिए तैयार नहीं और एक्सपर्ट है नहीं। ऐसे लोग के साथ सबसे ज्यादा कष्ट होती है और मेजॉरिटी में वही होते हैं।
मेजॉरिटी में वही होते हैं, खुद को मूर्ख मानेंगे नहीं। मूर्ख का मतलब यहाँ पे उस मूर्ख से नहीं, मतलब ये मत मान लो कि मैथ के नाम पे जीरो, ये समझो। मूर्ख थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। मतलब ऐसे लोग जो मैथ के नाम पे खुद को जीरो मानने को तैयार नहीं, एक्सपर्ट हो नहीं पाए, बीच में अटके हुए हैं, उनके साथ सबसे ज्यादा कष्ट है। एक पंडित जी तबला सिखाते थे, एक भाई साहब पहुंचे बहुत जोश में कि ऐसा पंडित जी, वही तबले का जो है लास्ट में कहरवा जो होता है ना, कहरवा की आखिरी 2 मात्रा जो है वो मिस्टेक हो रही है, वही सीखना है। तो मतलब तबला सीखना है वही, लेकिन लास्ट वाला 2 स्टेज जो है ना वही सीखना, बाकी सब आता है मुझे। एक दूसरा आया, उसने बोला गुरुजी मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तबला सीखना है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तबला सीखना है। तो जिसको कुछ नहीं आता था पंडित जी बोले तुमको 2 महीने लगेंगे सीखने में, और जिसको सब कुछ आता था बोले तुमको 6 महीने लगेंगे सीखने में। भड़क गया वो, ऐसे कैसे भाई, हमको सब आता, वो तो गधा है, उसको कुछ नहीं आता, उसको कह रहे 2 महीने में सीख जाएगा, हमको कह रहे हो 6 महीने में, ऐसे क्यों? तो पंडित जी के बेटा ऐसा है ना कि तुम जो जितना सीखे हो, ये सीखने वाला काम तो 2 महीने का ही है, लेकिन जितना तुम गलत गलत सीखे हो ना उसको भुलाने में 4 महीने लगेंगे मुझे। जितना कुछ गलत गलत सीख के बैठे हो उसको भुलाने में मुझे 4 महीने लगेंगे। तो ये सारी की सारी कहानी है, और वही सेम चीज लागू होती है आपकी मैथ में। अब बहुत ध्यान से समझे, जैसे कि जितने भी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन पे आपको सबसे पहले काम करना होगा। आपको पता जो हमारी बैंकिंग क्वांट है ना दोस्तों, वो हमारी बेसिकली 3 हिस्सों पे हमें मेजर फोकस करना होता है। मतलब 3 ही चीजें हैं ओवरऑल हमारी इसमें। एक तो कैलकुलेशन सबसे पहला, ठीक है जी। सबसे पहले तो हर छात्र की कैलकुलेशन एकदम बेहतर होनी चाहिए। कैलकुलेशन बेहतर होगी तभी हम लोग अर्थमेटिक पे मूव करेंगे, अन्यथा हम लोग कैलकुलेशन पे ही घिसते रहेंगे। अर्थमेटिक के हर सवाल में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हैं, आप अर्थमेटिक की लैंग्वेज पढ़े और आपको पता चल गया कि कंपनी ए दुनिया भर का आपने पढ़ा और आपने देखा कि हमें लास्ट में आके गिरे किस पे, 951 मल्टीप्लाइड बाई 37 डिवाइड बाई 32। कंसेप्चुअली स्ट्रांग है, आपको पता चल गया इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ गया, और तुमको वही वो जो आपने किया कष्ट वहीं पे है मान लो, तो आप कभी भी सवालों को टाइमली नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आप सवालों को टाइमली नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जितनी रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर की उतने टाइम में कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे, जो हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, हमें सबसे पहली जो बैंकिंग एग्जाम में सामना करना पड़ता है वो प्रीलिम्स का सामना करना पड़ता है, और इस प्रीलिम्स की डिमांड ही होती है किस चीज की, स्पीड एंड एक्यूरेसी। जो हमारी पहली क्वालिफाइंग परीक्षा होती है उसमें डिमांड ही इसी चीज की होती है और कुछ नहीं, स्पीड और एक्यूरेसी। और इस चीज को बेहतर करने के लिए हमारे लिए जो सबसे पहली सीढ़ी कह लो और आखिरी सीढ़ी भी कह लो, पहली सीढ़ी आखिरी सीढ़ी दोनों, क्या, स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हमें अपनी कैलकुलेशन पे भयंकर मेहनत करनी पड़ती है। रेगुलर, मान लो कि आपको रेगुलर कहीं ना कहीं रेगुलर काम करना पड़ता है इस पे, क्योंकि जैसे ही ये चीज जैसे ही आपकी प्रैक्टिस से दूर होती है, आप फिर मान लीजिए महीने भर का ब्रेक किया ना आपने, फिर आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। लोहे की चाकू देखे ना, लोहे की चाकू जब तक यूज होती रहती है तब तक कितना बढ़िया चमकती रहती है। एक लोहे की चाकू जब तक सब्जी काटते रहो उसे तब तक चमकती रहेगी, छोड़ दो 15 दिन के लिए जंग लग जाएगी, एकदम काली काली पड़ी रहेगी, धार भी कुंद हो जाएगी। सेम वही आपका कैलकुलेशन में आपका दिमाग और हाथ का कनेक्शन होता है। आ रही बात समझ में? तो जब तक आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी तब तक ये आपकी हैबिट में रहेगी, इस पे आपको रेगुलर काम करना पड़ता है। इसके बाद जो हमारे क्वांट का जो तीसरा बड़ा पोर्शन होता है वो होता है डीआई। जब हम अर्थमेटिक और कैलकुलेशन पे काम कर लेते हैं तब हम मूव करते हैं दोस्तों डीआई पे। आ रही बात समझ में? कैलकुलेशन और अर्थमेटिक पे काम करने के बाद ही हम डीआई पे मूव करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखा जाए, हमें इनमें करना क्या होगा। सबसे पहला चीज, ऐसे बिगनर्स जो अब स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला काम जो करना है आपको वो टेबल याद करनी है। इसके बगैर कुछ नहीं, ठीक है? इसके बगैर कुछ भी नहीं। पहला काम टेबल। नहीं याद है, याद करने का तरीका बताएंगे। कहां तक याद करनी है आपको? 30 तक तो कम से कम याद करनी है। 30 तक की टेबल सबको याद होनी चाहिए। अभी तो कुछ याद होगी ना, सब कुछ भाई 30 में तो ऐसा था नहीं कि एक भी टेबल नहीं याद,
कुछ तो याद होगी। अब मसला यह है कि याद कैसे करें, बहुत सारे बच्चे हमसे याद ही नहीं होता। सिंपल तरीका याद करने का, दिन भर में कम से कम 4 बार पढ़ने के लिए बैठते होगे, चलो मान लो 2 बार बैठते हो, 3 बार बैठते होगे पढ़ने के लिए, टेबल पे बैठते हो ना, अब सामने पेन पेपर कुर्सी उर्सी, कुछ नहीं करना, आप डेली का टारगेट बनाओ, ठीक है ना, डेली का टारगेट बनाओ आप कि हमें 2 एक्स्ट्रा याद करनी है बस। आपको 20 तक याद है, अगले दिन आप टारगेट बना लो 21 और 22 का याद करना, और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। पहली बार बैठे 21-22 की टेबल लिख लो, 21-22 की टेबल लिख लो। 21 और 22 की टेबल जब आप लिख लेंगे, दूसरी बार बैठो, फिर उसको लिखने की कोशिश करो। जब आप अटकोगे जोड़ जोड़ के लिख लो, भाई 21 दूना 42, 21 गुणे 3 नहीं याद आ रहा, 42 में 21 जोड़ के लिख लिया। आ रही बात समझ में? ये काम आपको दिन भर में 4-5 बार करना है। ना याद हो तब बताना, ना याद हो तब बताना। अगले दिन आपको 23 और 24 याद करने, पहले 21-22 लिख लो, ठीक है, अगले दिन फिर 23-24। ज्यादा टाइम लगे ना भाई, 3 मिनट 4 मिनट, इससे ज्यादा लगेगा नहीं। और करके देखो, ना याद हो तब। बस समस्या पता है क्या है, हम ये काम करेंगे ही नहीं। समस्या यहां है कि हम ये काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि एहसास ही नहीं होता गुरुजी, बिना टेबल याद किए हुए भी तुम्हारा काम चल जाता है। बिना टेबल याद किए हुए भी तो गुरुजी हमारा काम चलता है। हम में से बहुत सारे बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं जिनको अभी भी 20 तक की टेबल नहीं याद है, और 1.5 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी हमारे साथ बच्चे कनेक्ट हैं, 1.5 साल 2 साल से तैयारी करेंगे, अभी भी 20 तक की टेबल ढंग से नहीं याद है। चीजें कई ऐसी होती है ना जो एहसास नहीं कराती आपको। अंदर से होता है ना, अंदर से होता है कि पता है, अरे गुरुजी काम तो चल रहा है, डीआई कर लेते हैं, अर्थमेटिक कर लेते हैं, काम तो चल ही रहा है। बहुत सारी नुकसानदायक चीज ऐसी होती है जो आपको अंदर से एहसास नहीं कराती, लेकिन अंदर अंदर खोखला करती रहती है। ऐसी ऐसी बीमारियां होती है शरीर में, आपको शुरू में एहसास नहीं, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है एकदम दुरुस्त, बीमारी क्या होती है, अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है वो। अचानक से कभी फटता, अरे यार ये क्या, ये तो कैंसर था, ऐसे पता चलता, अरे भाई नॉर्मल एक दाना हुआ इसे हाथ पे, बाद में अरे चलो भाई लोड ही नहीं लेते, बाद में चला कैंसर है। सेम वही कहानी है, आपको टेबल पता नहीं चलता, आप ढूंढते क्या हो, आपके सामने आ गया भाई चलो 23 मल्टीप्लाइड बाई 931, 23 की टेबल नहीं याद है, लेके बैठे हो वहां पे, आप ट्रिक खोजोगे कि मैथ की कैलकुलेशन की ट्रिक मिल जाए मुझे, है मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मिल जाए मुझे, टेबल नहीं याद करोगे। यकीन मानो कितनी भी ट्रिक रट के बैठ लो, जिस बच्चे को 30 तक की टेबल याद है ना, उससे ज्यादा स्पीड में कैलकुलेशन कभी नहीं कर सकते तुम, कितने पर रट के बैठ जाओ। जिस बच्चे को 30 तक की टेबल याद होगी, उससे सुपर फास्ट कैलकुलेशन कोई नहीं कर सकता, कितनी भी ट्रिक रट के बैठ जाओ। इसलिए आपकी सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपकी टेबल होगी। अंतर दिखेगा खुद भी, अंतर खुद भी दिखेगा, ऐसे जादू इस अचानक से शरीर से रोशनी नहीं निकलने लगेगी तुम्हारे। हाँ, ऐसा अंतर का मतलब ये नहीं कि 30 तक याद होगी तो शरीर से रोशनी वगैरह निकलने लगी तुम्हारे, एकदम जहां चल रहे हो एकदम प्रचंड रोशनी हो जा रही, ऐसा अंतर नहीं दिखेगा। लेकिन आप जब मॉक करोगे उसमें अंतर समझ आ जाएगा तुम्हें, समझे? कह दो हाँ गुरु जी याद तो हो गया, लेकिन अंतर कहीं कुछ दिख नहीं रहा, मतलब सब कुछ तो वही है गुरु जी, अंतर तो कुछ नहीं आ रहा, ऐसे अंतर नहीं दिखेगा। मॉक करोगे तो आपका अटेम्प्ट ज्यादा होने लगेंगे, अटेम्प्ट ज्यादा होने लगेंगे, टाइम कम लगने लगेगा, ऐसे होगा, ठीक है। चलो, तो कुल मिलाकर के ये बात है, सबसे पहला काम तो टेबल हो गया। इसके बाद जो आपको करना है दोस्तों, ये हो गया हमारा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट हो गए, ठीक है। कहां तक? 40, बस ज्यादा नहीं, 40 तक के याद करने। आगे बहुत सारी अप्रोचेस हम आपको सिखा देंगे। अभी 3 लेक्चर तो हम कैलकुलेशन पे ही रखे हैं, 4.5 घंटे, सब हो जाएगा दुरुस्त, उसकी चिंता मत करना, ठीक है भाई। फिर क्यूब हो गया, क्यूब रूट हो गया, क्यूब क्यूब रूट, ठीक है। ये ज्यादा नहीं, बहुत छोटी छोटी, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसकी, 20 तक काफी है। इसके अलावा बारी आई दोस्तों परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन की, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन की। तो ये जो पूरा का पूरा टास्क है दोस्तों ना, ये कैलकुलेशन वाला, ये हम लोग का 1 वीक का टास्क होता है, ठीक है, ये हम लोग के 1 वीक का टास्क रहेगा। फिर प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी, वो हम आपको बताएंगे कितने कितने सवाल कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है आने वाले, जैसे 1-2 दिन क्लास आगे बढ़ती है, प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। 1 वीक का टास्क है आपका, अपने आप को टास्क दो, मेरा टास्क नहीं है, ये मेरा टास्क नहीं तुमको याद वाद करना, ये तुम्हारा टास्क है। अपने आप को 1 वीक दो, 1 वीक में आपको ये चीजें रटी होनी चाहिए, जबान पे होनी चाहिए एकदम, ठीक है भाई।
जबान पे एकदम होनी चाहिए ताबड़तोड़ तरीके से। अब बारी आई अर्थमेटिक की, तो पहले एक बार हम स्टडी प्लान देख लेते हैं किस तरीके से, तो आपको पता चल जाएगा कि अर्थमेटिक हमें किस तरीके से पढ़नी है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें। आप यहां पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमारा स्पीड मैथ का पूरा पोर्शन है यहां से यहां तक। ठीक है, इसमें क्या क्या है, आपके कैलकुलेशन पे 3 लेक्चर हैं, नंबर सीरीज 2 लेक्चर, क्वाड्रेटिक 1 लेक्चर। तो ये पूरा का पूरा जो हुआ हमारा, ये पूरे स्पीड मैथ का पार्ट हुआ। और ये स्पीड मैथ का जो पार्ट है ये हमारा पूरा का पूरा, बहुत ध्यान से देखें, ये हमारी क्लरिकल की परीक्षाओं में ना इनका वेटेज 15 से 20 नंबर का होता है आउट ऑफ 35। ये इतने हैं जो इन पे आपको रेगुलर काम करना है भयंकर तरीके से। मतलब ये हो कि हाँ भाई 20 नंबर, 20 जो है 20 क्वेश्चन जो है आपके वो मतलब इसे 6, हाँ 6.5 मिनट में ऐसे 20 क्वेश्चन, इस लेवल तक हम अपने आप को यहाँ पे पहुंचाएंगे। इसके बाद ये करने के बाद एक आपका बूस्टर टेस्ट होगा, स्पीड मैथ का बूस्टर टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे चेक होगा, वही आपका पूरा जो 15-20 नंबर का वेटेज होता है। फिर अर्थमेटिक की शुरुआत होती है। देखो अब अर्थमेटिक पे रेशियो, सबसे जो आपका फंडामेंटल टॉपिक होता है वो होता है रेशियो। ठीक, रेशियो पे काम हुआ। रेशियो के बाद अब आते हैं हम लोग एजेस पे। इंडिविजुअल जो आपके एप्लीकेशन वाले टॉपिक हैं उनमें अगर देखो तो किस तरीके से आपकी क्लासेस हैं, पहले बेसिक लेवल फिर एडवांस लेवल, बेसिक लेवल एडवांस लेवल। ठीक है, एजेस हो गया, एजेस के बाद फिर आ जाते हैं हम लोग पार्टनरशिप, उसमें भी पहले बेसिक लेवल फिर एडवांस लेवल। इसके बाद तुरंत आपका ये रेशियो वाला जो पूरा कलेक्शन था, रेशियो एज पार्टनरशिप, इस पे आपका एक टेस्ट होगा, बूस्टर टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे पूरा चेक होगा कितना अभी तक, कितने पानी मतलब कितना सीखा, ये सारे की सारी चीज टेस्ट आपके सामने रखेगा। फिर परसेंटेज कंसेप्ट पे 2 लेक्चर होंगे। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, कंसेप्चुअल टॉपिक है। कंसेप्ट के बाद फिर एप्लीकेशन शुरू होता है, बेसिक मॉडरेट एंड हाई। फिर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनमें 3 लेक्चर है, बेसिक मॉडरेट हाई, प्रॉफिट लॉस बेसिक मॉडरेट हाई, SICI बेसिक मॉडरेट हाई। फिर आपका तीसरा बूस्टर टेस्ट होगा परसेंटेज बेस्ड, ये परसेंटेज बेस्ड टॉपिक है। इसके बाद बारी आती है एवरेज की। फिर टाइम एंड वर्क की कहानी शुरू होती है, टाइम एंड वर्क बेसिक मॉडरेट हाई। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम आ गया दोस्तों। फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस बेसिक और एडवांस, ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम। फिर चौथा बूस्टर टेस्ट हो जाएगा आपका। फिर अलग से जो आपका टॉपिक होता है PNC एंड प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, उसके बाद मेंसुरेशन, फिर आपका अगला टेस्ट, और देन अब आपका स्टार्ट होगा DI। DI पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक पार्ट को बहुत प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई किया गया है। आगे बात समझ में, तो ये रहेगी हम लोग की जर्नी। और अगली जो क्लास होगी आपकी, नेक्स्ट क्लास, वो शुरू होगी आपकी बेसिक कैलकुलेशन से। लेकिन बेसिक कैलकुलेशन में इतना ध्यान रखें कि आपको वो जो 1 वीक का टास्क मैंने बोला उसको अच्छे से कर लीजिएगा, लापरवाही उसमें मत बरतिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बात समझ में, ठीक है ना। चलो ये स्टडी प्लान दोस्तों, ये जो स्टडी प्लान में तो आप लोगों ने देखा ये स्टडी प्लान, ठीक है जी। ये स्टडी प्लान आपको, ठीक है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाओगे ना, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन या अड्डा 24/7 वेब पे भी, adda247.com, वहां पे जाओगे तो ये एवेंजर्स 2.0 देखना, या फिर बैंक फाउंडेशन में जाकर के देखोगे एवेंजर्स 2.0 दिखेगा, वहां पे आपको पूरा स्टडी प्लान दिख जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज ये भी दिखेगी किस तारीख को कौन सी क्लास आपकी शेड्यूल की गई। आखिरी क्लास जो आपकी बूस्टर टेस्ट देख लो 29 मई, 29 ऑफ मई, 29 मई को आपका आखिरी बूस्टर टेस्ट होगा। ठीक है ना। हाँ जी, बैंक महापैक में इंक्लूड है। बैंक महापैक से याद आया कि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ यूट्यूब पे भी कनेक्ट हैं। तो अभी दोस्तों अगर यूट्यूब पे जो बच्चे कनेक्ट हैं, अगर वो अभी इस बैच का हिस्सा नहीं है तो अभी वो बैंक महापैक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि डबल वैलिडिटी भी लाइव कर दी गई है। ठीक है, हाँ डबल वैलिडिटी लाइव कर दी गई है, तो जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना हो ले सकते हैं। Y179 मेरा रेफरल कोड है, इस कोड का यूज़ करके। ठीक है, चलिए दोस्तों, खुश रहें आप सब, ख्याल रखें। अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। कल क्लास जो होगी आपकी, मतलब रेगुलर जो क्लास होगी 2 से 3:30, 2 to 3:30, 2 to 3:30। ठीक है, चलिए खुश रहें आप सब, ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।